किसी कार्यालय में जाकर लोगों के आगे, अधिकारी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। उस ऐप के अंदर वो अपने आप को अपलोड करेगी और उस ऐप के माध्यम से ही जब वो अपलोड हो जाएगी तो हम उसके अकाउंट में पैसा भेज देंगे। अब 49 लाख लोगों को एकदम से किसी ऐप में जोड़ना, शायद वो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कोलैप्स हो जाती वो, फिर ये विपक्ष कहता जी ये तो देने की नीयत नहीं थी इनकी। हमने फिर तय किया कि चरणबद्ध तरीके से उन जरूरतमंद बहनों को हम ये लाभ देंगे। और पहले राउंड में 1 लाख से कम आमदन वाले जो परिवार थे, हमारे पास जो डाटा था उसमें 18 लाख के आसपास बहनों की संख्या बैठती थी। 8 लाख तक तो पहुंच हमने 8,72,000 प्लस से अभी तक हम ज्यादा पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। पहले चरण में हमने 1 लाख रुपए की आमदन वाले परिवारों को वो लाभ देने की शुरुआत की और विपक्ष तो तैयार बैठा था, वो मैं बाद में करूंगा बात। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। एक परिवार की आमदन 1,80,000 रुपए महीने की है, जो बीपीएल का हरियाणा का हमारा क्राइटेरिया है, तो वो लगभग 15,000 रुपए उस परिवार की आमदन पर मंथ की बैठती है। जो 1 लाख से नीचे वाला परिवार है उसकी पर मंथ आमदन कितनी बैठेगी? 12,896, लगभग 8,15,000। अब पहले जरूरत 8,15,000 वाले को है या पहले 15,000 वाले को है या पहले 25,000 रुपए मासिक वाले को है या पहले 50,000 रुपए मासिक वाले को? किसको जरूरत है? लेकिन विपक्ष है, विपक्ष तो सवाल पूरी बात बताऊंगा ना, मैं विपक्ष का ही जवाब दे रहा हूं। मैं हमने शुरुआत उनको की जो सबसे पहले जरूरतमंद थे। हमने 1 लाख की कैटेगरी वाले लोगों को छांट लिया, उनको मौका दे दिया। अब हमने पिछली कैबिनेट में जो 1 जनवरी को हुई है, 1 जनवरी को कैबिनेट जो, इसमें सेकंड चरण में भी हमने लोगों को जोड़ लिया। उन बहनों को जोड़ लिया जिनके बच्चे कुपोषित थे, परंतु उन्होंने मेहनत करके बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाल लिया। क्योंकि पहले 1000 दिन के अंदर यदि बच्चा कुपोषण से बाहर ना आए तो वो देश के ऊपर और प्रदेश के ऊपर और परिवार के ऊपर एक बोझ बन जाता है। उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती, मेंटली भी नहीं हो पाती, फिजिकली भी नहीं हो पाती, उसकी इम्यूनिटी भी नहीं हो पाती, वो पूरी उम्र भर उसको ढोना पड़ता है। कुपोषण से जिन माताओं ने बच्चों को बाहर निकाला, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनको मदद करना हमारी जिम्मेवारी बनती थी। हमने उनको भी लाडो लक्ष्मी में ले लिया। जिन गवर्नमेंट स्कूल में सीबीएसई या हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे थे, उन बच्चों के 80% नंबर से ज्यादा थे, उन बहनों को भी ले लिया। हमने उन बहनों को भी ले लिया जो केंद्र की हमारी योजना है निपुण की, उसमें जो बच्चे निपुण में पार्टिसिपेट किया और उसमें वो आगे बढ़ गए, उन बहनों की मदद के लिए भी हमने ले लिया। परंतु वो लोग रहे हैं, कौन लोग बोल रहे हैं? जिन्होंने हिमाचल में वादा किया, कर्नाटका में वादा किया, तेलंगाना में वादा किया, वो बोल रहे हैं कि नैब सैनी सरकार तो प्लीज नैब सैनी सरकार तो ये कर रही है, वो कर रही है। अरे जब वो जाके और उनका नेता जाके बोल रहे थे हिमाचल में 1,500 रुपए मिलेंगे खटाखट खटाखट खटाखट, आज तक तो 1 रुपया नहीं मिला। ना तेलंगाना में मिला, ना कर्नाटक में मिला। अब बात वो कर रहे हैं जो पीली वो झंडा लेके घूमते हैं, शायद झाड़ू का निशान उठा के घूम रहे हैं पंजाब के अंदर, आज तक चर्चा भी नहीं की। वो लोग हमसे सवाल करते हैं और हमने तो पहले साल के अंदर बहनों के अकाउंट में पैसे डाल भी दिए और बहनों को एफडी भी करके दे रहे हैं और उनके अकाउंट में पैसे भी जा रहे हैं। और सबसे आसान बात है कि किसी कार्यालय का मेरी बहन बेटी को चक्कर काटने की जरूरत नहीं, घर में बैठ के हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि एससी ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर भी कहा जा रहा है कि थोड़ी सी देरी हो रही है, क्या आप उसको भी तकनीक से जोड़ने की एक प्रयास कर रहे हैं? जिस तरीके का पीपीपी मॉडल आप लाडो लक्ष्मी योजना में लेकर आए हैं, जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आईटी का टाइम बढ़ रहा है, पहले मैनुअल होते थे, फिर हमने उसको डीबीटी से किया, कुछ और किया, हर रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अब हमने डिसाइड कर लिया है, थोड़ा सा देरी कुछ दिनों पहले हुई थी, अब नहीं है वो, हमने डिसाइड कर लिया है जो भी छात्र छात्रवृत्ति का लाभ लेने की क्राइटेरिया में आता है उसको किसी प्रकार से देरी ना हो। हमारा डिपार्टमेंट लम सम अमाउंट, यदि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को देना है तो वो एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन को हम पैसा भेजते हैं। यदि मेडिकल के बच्चों को देना है तो हम मेडिकल एजुकेशन को भेजते हैं और एजुकेशन विभाग को हम पैसा भेजते हैं। हमारा डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट है, सिर्फ पैसा भेजने का हम काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का काम एजुकेशन का, मेडिकल एजुकेशन का, इंजीनियरिंग एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन का, ये सभी काम है उन डिपार्टमेंट ने आगे डिस्ट्रीब्यूशन करने का। और अब उसको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, डीबीटी से जोड़ेंगे और प्रत्येक छात्र को डायरेक्ट उससे जोड़कर और उन्हीं के अकाउंट में पैसा जाए, बीच में कोई हेरा फेरी ना कर सके। इस प्रकार का सुदृढ़ीकरण और मजबूतीकरण हमारी सरकार कर रही है। अब
रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का एक बयान पिछले दिनों आया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा ना अब नशे की फैक्ट्री बन चुका है, और खुद क्योंकि सरकारी आंकड़े भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं, बेहद चौंकाने वाले हैं कि 18,847 नशा पीड़ितों की पहचान की गई है। तो इसको लेकर अब तक कितने डी एडिक्शन सेंटर्स सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, और क्या किसी प्रकार का जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, और आगे इस दिशा में और क्या काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, नशा एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है देश के अंदर। हम पंजाब के साथ, हमारी सीमाएं हरियाणा प्रदेश की 5 स्टेटों के साथ हम टच करते हैं, हम उत्तराखंड से भी टच करते हैं, हिमाचल के भी संपर्क में हमारा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के भी है, राजस्थान के भी, और दिल्ली और पंजाब के भी। अब पंजाब का बॉर्डर लाइन का जितना हमारा एरिया है वहां पर थोड़ा सा प्रकोप ज्यादा है, परंतु केवल हम इस आंकड़े काउंट करने में लगे हुए हैं ऐसा नहीं है। हमने 73 डी एडिक्शन सेंटर हरियाणा प्रदेश के अंदर परमिशन दी है, और वो रनिंग में काम भी कर रहे हैं। अभी सरसा के अंदर हमने 30 बेडेड से 100 बेडेड डी एडिक्शन सेंटर के हॉस्पिटल का हमने अभी विस्तारीकरण किया है। इसी प्रकार से डबवाली में भी, इसी प्रकार से फतेहाबाद में भी, और इसी पैटर्न पर हम कैथल और कुरुक्षेत्र में भी इसका विस्तारीकरण कर रहे हैं। परंतु हम इससे भी आगे जा रहे हैं। डी एडिक्शन उससे नशे से तो बाहर आ जाए, परंतु आने के बाद उसका रिहेबिलिटेशन भी हो जाए, इसकी भी चिंता हमारा डिपार्टमेंट भी कर रहा है, हमारी सरकार भी कर रही है। और रही बात रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान, कुछ लोग तो स्पेशलाइजेशन होता है उनको, उसी काम के लिए होते हैं, उसके अलावा कोई काम कर ही नहीं पाते। मेरे को एक बात याद आ गई कि जब नवजोत सिंह सिद्धू जी एमपी थे अमृतसर में, तो शायद किसी चैनल में लाफ्टर चैलेंज कोई ऐसा शो चलता था, वो बड़ा जोर जोर से हंसते थे। तो एक दिन वो बाजार से जा रहे थे, तो एक बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा था, उसको पता नहीं था ये मेंबर पार्लियामेंट है क्या है। बच्चा कहता मम्मी मम्मी मम्मी, वो बंदा जा रहा है जेड़ा ना उन्हें जिन्हें चैनल वाले ने हंसने वास्ते रखा है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ट्वीट करने के लिए रख रखा कांग्रेस ने, और कोई काम तो है नहीं, कहीं लोगों के बीच में जाएगा नहीं, कुछ लोगों की बात सुनेगा नहीं, लोगों को बात कहेगा नहीं, और जब जाता भी है तो फिर बीच में हुड्डा जी और लोग अड़ जाते हैं, बेचारे कोई सुनता ही नहीं है। पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव में उसको कहीं कंसीडर नहीं किया हुड्डा ने, कहीं पे लोकसभा चुनाव में उसको कंसीडर नहीं किया। ट्वीट खेलने की हैबिट है, जिस दिन लोगों के बीच में जाएंगे उस दिन देख लेंगे, अभी तो ट्वीट करने की आदत। मनरेगा को लेकर विपक्ष, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि जी राम जी क्या है। वो कह रहे हैं कि पहले 8 लाख पात्र कहीं ना कहीं लाभार्थी जो थे या पात्र थे मनरेगा के वो जुड़े थे, लेकिन उसके बाद जो है जो पिछड़ा वर्ग है उसके पेट पर लात मारने का काम जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सिर्फ 2000 या 1500 कुछ ऐसे ही पात्र हैं जिन्हें फायदा मिल पा रहा है, बाकियों को फायदा ही नहीं मिल पा रहा है। वो कह रहे हैं कि भ्रमित किया जा रहा है। न्यूज इंडिया 18 इतना बड़ा चैनल है, कहीं ना कहीं आप उनको कवर कर लेंगे, राहुल जी को मुझे पता है मिल जाएंगे ना कहीं। मेरी तरफ से एक सवाल पूछ लेना कि जो ये जी राम जी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन और गारंटी जो मोदी जी की सरकार ने दिया है, इसमें आप मजदूर के अहित की, मजदूर के खिलाफ केवल एक बात बता दो, केवल एक बात। संविधान उठा के घूम रहे थे पूरे देश के अंदर, बदल देंगे बदल देंगे। जब उस अनुराग ठाकुर जी ने पूछा इसमें संविधान के पेज पढ़े हैं कोई? नहीं जी। इसमें मैं दावे के साथ कहता हूं किसी कांग्रेसी ने एक लाइन भी इस बिल की पढ़ी हो तो मैं आपका चोर हूं। पढ़ेंगे नहीं, बयानबाजी करेंगे, भाग जाएंगे। इसमें 125 दिन का हमने रोजगार की गारंटी दे दी। नहीं रोजगार देगी ग्राम सभा, उनके लिए भत्ते की अनाउंसमेंट कर दी। डीबीटी से पैसा जाएगा। पेट पे लात गरीब के नहीं मारी, पेट पे लात SC BC के नहीं मारी, पेट पे लात इस नए बिल से किसी मजदूर के नहीं लगी है। पेट पे लात तो जो बे इंतहा पैसा घपले और घोटाले में जो बीच में दलाल और अधिकारी खा रहे थे उनके मारी हम। कांग्रेस वाले क्यों चला रहे हैं? जब भी गरीब का भला होगा, जब भी इस देश के किसी ताकत को, गरीब आदमी को कोई मजबूती देने का हमारी सरकार काम करेगी, चिल्लाएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कहने का काम था। गरीबी हटाई तो है इन पे। आज प्रत्येक घर के अंदर हमने गैस सिलेंडर पहुंचा दिया।
मोदी जी की सरकार बनने के बाद 13,000 गांव के अंदर बिजली हमने पहुंचा दी जो कभी पहुंच नहीं सकती थी। बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिए। हर गरीब की जेब में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड गारंटी दे दी मोदी जी ने कि बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में जाके आप इलाज करा के आज ये पैसे मोदी जी देंगे। हमारी हरियाणा सरकार ने 70 साल से बुजुर्गों के ऊपर को फ्री इलाज कर दिया, तब इनको परेशानी है। देश के आतंकवादियों के खिलाफ हम बोलेंगे तब ये कहेंगे नहीं जी वहां तो कोई आपने अटैक किया ही नहीं। लाशें गिन के बताओ। देश के सैनिक को अधिकार नहीं था इनके राज के अंदर कि बॉर्डर के ऊपर या जो वो लोग पत्थरबाजी करते थे उनके ऊपर कोई अटैक कर दे, गोली चला दे। ये देश के आतंकवादियों कहते हैं कि जो लोग जेलों में बंद, हमारी सरकार आएगी, यूपीए की सरकार आएगी तो उनको छोड़ देंगे। उनके परिवारों को जो पुलिस मुठभेड़ में, मिलिट्री मुठभेड़ में मरे हैं उनको करोड़ रुपया देंगे। आतंकवादियों के सरगनाओं को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये लोग बिरयानी खिलाते हैं। ये कौन सी बात किसके लिए कर रहे हैं? ये ना गरीब की बात कर रहे हैं, ना ये मजदूर की बात कर रहे हैं, ना ये सैनिक की बात कर रहे हैं। ये तो उन दलालों को बचाने की बात है कांग्रेस की, और ये देश की जनता ने समझ लिया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन लोगों ने हरियाणा के अंदर दावा किया और तुरंत ही पत्रकार मेरे पास आ गए, भूपेंद्र हुड्डा जी ने और उनके प्रभारी कौन है, बीके हरिप्रसाद जी ने, कि हम संग्राम करेंगे हरियाणा के अंदर। मैंने कहा संग्राम क्यों करते हैं, क्रांति करो ना। और इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरने देने शुरू कर दिए। मेरे पास 2 जिलों का तो मैं आंकड़ा देता हूं। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के 3 विधायक हैं, 2 विधायक तो संग्राम में पहुंचे, तीसरा तो गया ही नहीं। और क्या हुआ, वहां 19 लोग थे, 20वां आदमी नहीं हुआ। काउंटिंग है, और वो भी 11 बजे से पहले भाग गए संग्राम करने वाले। हिसार में जेपी जो इनके सांसद हैं उसके नेतृत्व में बैठे थे, 3 विधायक थे वहां बैठे थे, सांसद बैठा था, 60 से 61वां आदमी नहीं हुआ। और अब तो कहीं लोग प्रदर्शन करना ही बंद कर गए। कहां गया संग्राम इनका? क्योंकि नीचे कोई सुनना नहीं चाहता, किसी को कांग्रेस पर विश्वास नहीं रहा। जनता की बात छोड़ दिया, अब तो कांग्रेसी को भी कांग्रेस पर विश्वास नहीं रहा। लेकिन जनता ने आपके ऊपर तीसरी बार विश्वास किया और उम्मीद करते हैं कि आप जनता से जो वादे आपने किए हैं उन वादों को आप जरूर पूरा करेंगे।